हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है मगध का उत्कर्ष। ठीक है, मगध जो कि 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि ये इसके इतना शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण थे। ठीक है, किन कारणों की वजह से बाकी जो महाजनपद थे ये उनसे आगे निकल गया, ऐसी क्या खास बातें थी वो आज हम यहाँ पर कवर करेंगे बातें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए फ्रेंड्स, मगध का उत्कर्ष। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि जो मगध शब्द है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, कौन सा वेद है जो इसके बारे में जानकारी देता है, तो देखिए मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रेंड्स अथर्व वेद में मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, किसी और वेद का नाम आपको कंफ्यूजन के लिए ऋग्वेद दिया जा सकता है, वो भी पता चल जाएगा आपको आगे क्यों। ठीक है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि मगध शब्द का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो हमें जानकारी मिलती है मगध शब्द की वो अथर्व वेद से मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्यों मैंने कहा कि जो ऋग्वेद है यहाँ से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ये वेद का नाम भी ज़रूर मतलब कई लोग हैं जो टिक कर देते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में यद्यपि मगध का उल्लेख नहीं मिलता तथापि कीकट, ठीक है, कीकट फ्रेंड्स, या फिर आप ध्यान रख सकते हैं किराट। ठीक है, तो कीकट नामक जाति व इसके शासक का उल्लेख मिलता है। इसकी पहचान मगध से की गई है। ठीक है, यानी कि कीकट नामक जो जाति है, ठीक है, और इसके जो शासक हैं उसका उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान किससे की गई, मगध से। लेकिन मगध शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। मगध शब्द का जो अगर हम देखें एग्जैक्ट अगर हमें कहाँ से पता चलता है फ्रेंड्स, तो अथर्ववेद से। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अब एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए इसके शासक का ही नाम आपसे पूछ लिया गया, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, वो जो शासक है जिसका उल्लेख मिलता है एकमात्र है, आपने ध्यान रखना है, वो है प्रमगंध। ठीक है, प्रमगंध जो है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी यहाँ से नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई वेद के बारे में कि हमें कौन कौन सी कहाँ से जानकारी मिलती है। अब आगे देखते हैं मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा की आपसे अगर बात की जाए तो ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है फ्रेंड्स, तो ये मिलती है महाभारत तथा पुराणों से। ठीक है, इनके अनुसार मगध का संस्थापक था बृहद्रथ। इम्पॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं महाभारत और पुराण से जो हमें जानकारी मिलती है उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो वो ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मगध का जो संस्थापक है वो किसे बताया गया है बृहद्रथ को। ठीक है, यानी कि जो सबसे प्राचीन वंश था वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि बृहद्रथ वंश, ये आपने ध्यान रखना है। और जो बृहद्रथ के पिता हैं वो कौन है, वसु। और मगध की जो आरंभिक राजधानी है वो है वसुमती या फिर गिरिब्रज भी कहा जाता है, और इसको स्थापित करने का श्रेय वसु को जाता था, यानी कि बृहद्रथ के पिता को। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं बृहद्रथ वंश का प्रतापी शासक जरासंध। जरासंध से ही आपको महाभारत माइंड में आ गई होगी, तो मैं उन्हीं जरासंध की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो जरासंध है बहुत ही पराक्रमी शासक रहा है बृहद्रथ वंश का, और इनकी जो मृत्यु है महाभारत अगर आपने देखी होगी तो आपने वहाँ देखा होगा कि श्री कृष्ण ने निर्देश किसको दिया था, पांचों पांडवों में से जो एक का नाम है भीम। ठीक है, तो उसने ही मारा था जरासंध को। आपको ही पता होना चाहिए कि भीम द्वारा किसकी मृत्यु हुई थी, जरासंध की। जरासंध बहुत पराक्रमी था, इसने अनेक राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, और अंतिम शासक आपसे पूछा जा सकता है तो वो है रिपुंजय। ठीक है, ये अंतिम शासक था, लेकिन क्या आप इसको समझ सकते हैं कमज़ोर शासक थे ये आगे के, तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और इसकी जो मृत्यु हो गई थी वो किसके द्वारा, इनके जो मंत्री थे, मंत्री, ठीक है, पुलिक, और उसने क्या कर दिया, हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया।
ठीक है। फिर आगे चलकर कि मतलब जो ऐसे वंश आए वो इतने ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन जो आगे हम वंश पढ़ेंगे जो कि मेन है वो है हर्यक वंश, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि मगध जो है इसके विकास का जो कारण था, क्यों ये बाकी महाजनपदों से इतना पावरफुल साबित हुआ, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भौगोलिक स्थिति की। ठीक है, तो देखिए यहाँ की अगर हम ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करते हैं तो ऐसा क्या था कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब तरक्की देखी गई, उन्नति देखी गई बाकी महाजनपदों के मुकाबले। तो देखते हैं, मगध की राजधानी राजगिरी जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है, यानी कि मगध की अगर हम राजधानी को देखें राजगिरी को, तो ये क्या था, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था। ठीक है, यह क्षेत्र मिसिंग है, आप नोट कर लीजिएगा। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र था। ठीक है, फिर आगे चलकर राजधानियां भी स्थानांतरित होती रहीं। तो अब पहले बात आती है ये 5 पहाड़ियों की। तो 5 पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से तो ये बहुत सेफ्टी जोन में था। ठीक है, अब देखिए गंगा व सोन नदी के संगम का क्षेत्र जो कि पाटलिपुत्र आगे चलकर फिर इसकी राजधानी बनती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं, ये जो पाटलिपुत्र है ये आपको पता होना चाहिए, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम नामक एक दुर्ग का सबसे पहले निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो इसी का ही नाम आगे चलकर क्या हुआ था, पाटलिपुत्र। एक तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक तरफ से एक तो हो गया गंगा, सोन, गंडक। ठीक है, तो इस तरह ये नदियाँ जो हैं इन यहाँ पर अब इनके जो संगम का क्षेत्र है वहाँ पर ये पाटलिपुत्र था। ठीक है, अब ये पाटलिपुत्र आगे हम मौर्य साम्राज्य में भी देखेंगे वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि नदियों की वजह से जो यहाँ का क्षेत्र था, ठीक है, उसमें भी काफ़ी जैसे कि नमी रही। ठीक है, और नमी के कारण फिर आगे कृषि पर इसके प्रभाव जो थे वो पॉजिटिव देखे गए। ठीक है, अब तो ये बात कह सकते हैं कि ये नदियों का एक क्षेत्र था। ठीक है, तो नदियों के कारण भी इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो काफ़ी सुदृढ़ हुई। अब आगे देखते हैं जंगलों की उपलब्धता तथा इनका उचित प्रयोग। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जंगल जो थे वो बहुत थे। ठीक है, तो जंगल से जो मतलब उत्पाद मिलते थे जैसे कि लकड़ी वगैरह, तो इनका जो प्रयोग है वो यहाँ के जो शासक थे उन्होंने बहुत ही उचित तरीके से इनका प्रयोग संभव किया। ठीक है, नदियों के कारण उपजाऊ क्षेत्र की उपलब्धता। तो जो नदियाँ थी, जैसा कि अभी हमने बात करी कि नदियों के कारण क्या हुआ, जो क्षेत्र था उसमें काफ़ी नमी होती थी। ठीक है, नमी से हमने कृषि पर जो इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखे, उससे क्या हुआ, पैदावार बढ़ी। ठीक है, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आगे अगर हम कृषि की अगर बात करें तो नमी वाली जो भूमि है वो होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सिंचाई वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो नदियों के कारण भी संभव हो पाती थी। और सुरक्षा की दृष्टि से भी जैसा कि अभी हमने देखा कि ये संगम पर स्थित था, तो ये सारी चीज़ें तो जो थी इनके ऊपर इतना अटैक का खतरा नहीं होता था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सेफ्टी जोन में रहते थे। अब आगे देख लेते हैं आर्थिक स्थिति। तो अब देखिए मगध के जो शासक थे यहाँ पर, जैसा कि हमने उत्तर वैदिक काल में ही पहले देख लेते हैं, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था। तो ठीक है, अब लोहे के प्रयोग से आगे आगे चलकर क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। ठीक है, जैसे कि संसाधन जो हैं, ठीक है, या फिर हम कहें जो भी कृषि उपकरण हैं उनका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से होने लगा। और धान की खेती बहुत अधिक मात्रा में हुई। ठीक है, धान की बात की जाती है मगध में, तो यहाँ पर धान की खेती जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में होती थी। कृषि अधिशेष से भी आय होती थी, जो यहाँ के अगर हम बात करें लोगों को या सॉरी जो प्रशासन था उसे। ठीक है, कृषि अधिशेष का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि जो उत्पादन किया, ठीक है, उसको अपने उपयोग करने के बाद, आवश्यकताएं पूरी करने के बाद भी जो शेष बच जाता था, ठीक है, फिर आगे क्या करते थे, उसको बेचकर इनकम का सोर्स उनके लिए वो हो जाता था अनाज। ठीक है, तो व्यापारिक सुविधाओं का भी सुगम होना, यानी कि जो व्यापार का मतलब इनका यहाँ पर थी जो व्यापारिक सुविधाएं थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इनकम का सोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। और भोजन आपूर्ति में भी सुनिश्चितता देखी गई, यानी कि जब लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है, ठीक है, समाज मतलब एक सही तरीके से चल रहा है, तो अपने आप ही जो आगे चलकर मतलब एक कोई भी साम्राज्य है वो एक सुदृढ़ व्यवस्था अपनी शो करता ही है। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं।
राजनीतिक स्थिति। अब राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो योग्य शासकों द्वारा दृढ़ प्रशासन यहाँ पर संभव हो पाया। जैसे कि अब हम आगे देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट वंश आएंगे, जैसे कि हर्यक वंश हुआ, ठीक है, फिर आएगा शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो इनमें क्या नोटिस करेंगे आप, तो इसमें ये था कि जितने भी शासक थे वो सारे योग्य थे। ठीक है, उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार की सोची। बहुत मतलब चाहे उन्हें कूटनीतिक कहें या फिर कैसे भी तरीके से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए। ठीक है, वो जैसे जैसे मैं आगे आपको वंश बताऊंगी तो आपको पता चलेगा, या तो वैवाहिक नीति से उन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो बढ़ाने की सोची, ठीक है, या फिर युद्ध से, कैसे भी करके, या कूटनीतिक तरीकों से, जैसे भी करके आगे कर करके उन्होंने अपने जो क्षेत्र का विस्तार करने की सोची। ये ऐसे शासक थे। बाकी जो शासक थे वो इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मगध के शासकों की तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जाता है कि जनसंख्या भी काफ़ी थी। ठीक है, जनसंख्या में भी जो वृद्धि हुई उससे क्या हुआ, स्थायी सेना। इससे पहले तो देखिए जो सेना थी वो स्थायी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, स्थायी सेना का भी मतलब स्टार्टिंग हो गई, तथा कर से प्रशासन की आय में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि कर भी मिलता था इन्हें लोगों से, तो उससे क्या होता था, जो प्रशासन है उसकी ऑटोमेटिकली जो इनकम है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ इनकम जो हैं अगर वो देखे जाए तो वो बढ़ गए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लोहे का प्रयोग हथियारों में तथा हाथियों का युद्ध में प्रयोग किया गया। जैसा कि अभी हमने देखा भौगोलिक में कि यहाँ जंगलों की बहुत अधिकता थी। ठीक है, तो जंगल में जो जंगली जानवर थे उन्हें भी इन्होंने पालतू बनाना शुरू कर दिया, जिसमें से हाथी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाथियों का जो इन्होंने प्रयोग किया वो युद्ध में करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और जो लोहा था, लोहे का प्रयोग या क्या करते थे, कृषि उपकरणों में तो करते ही थे, उसके अलावा हथियारों में भी करते थे। तो एक सुदृढ़ मतलब इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को बना लिया था। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कैसा भी चाहे तरीका हो उसे ये फॉलो करते थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। ठीक है, उसके पीछे क्या रीज़न था कि जो यहाँ पर जितने भी राज शासक हुए वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। आप ये इस वर्ड से क्लियर कर सकते हैं अपना, अगर कोई आपका डाउट है। ठीक है, यहाँ के जो शासक हैं वो बाकी महाजनपदों के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, फिर जब बृहद्रथ वंश की समाप्ति के बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो फिर जो इम्पोर्टेंट वंश आएंगे जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले वो आएंगे हर्यक वंश। ठीक है, इन्हें पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शासक थे ये अपने पिता को ही मारकर आगे गद्दी पर बैठते रहे। ठीक है, फिर जिसमें हम शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन तथा नागदशक इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बिंबिसार, अजातशत्रु तथा उदयन है हर्यक वंश में। फिर आएगा शिशुनाग वंश, जिसमें शासक जो आपने पढ़ने हैं वो है शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन। देन फिर आएगा नंद वंश, जिसके शासक आपने पढ़ने हैं महापद्मनंद और घनानंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरा होता है। फिर आगे हम देखेंगे कि जब मौर्य साम्राज्य हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो मगध है उसका अंतिम शासक है जो कि बृहद्रथ होगा। फिर वहाँ ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स चलिए, अब हमारा यहाँ पर ये टॉपिक तो पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।